और कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर सेक्शन को कंटिन्यू करें, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो एंशिएंट इंडिया में सोशल सिस्टम था उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सोशल सिस्टम के निर्धारण के जो प्रमुख कारक थे उसमें से वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ व्यवस्था इसको डिस्कस किया है। और आज हम उसमें आगे बढ़ते हुए जाति व्यवस्था को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था के संदर्भ में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसका परिचय, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे जाति व्यवस्था का अर्थ, फिर इसकी उत्पत्ति, विशेषताएं, सीमाएं एवं तुलना। तुलना का मतलब कि जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था से कैसे भिन्न थी। देखिए, पूरे दुनिया में चाहे दुनिया का कोई भी समाज डेवलप हुआ है तो वहां पर ऊंच नीच की, सामाजिक संस्तरीकरण की, स्ट्रेटिफिकेशन की एक व्यवस्था जरूर विकसित हुई है, क्रमशः पद सोपान के आधार पर, कि कोई किसी भी आधार पर, चाहे वह योग्यता के आधार पर हो, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर हो, उम्र के आधार पर हो, या फिर व्यवसाय के आधार पर हो, दुनिया भर में एक पद सोपान आधारित व्यवस्था हर समाज में देखने को मिलती है। लेकिन दुनिया भर में जो पद सोपान आधारित व्यवस्था देखने को मिलती है उसमें एक अंतर होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के साथ अपने उस पद सोपान में परिवर्तन कर पाता है। ठीक है, पहले हो सकता है पद सोपान में नीचे हो, लेकिन वह अपनी शैक्षणिक योग्यता का विकास कर लिया या किसी विशेष पद की प्राप्ति कर लिया, तो इस तरीके से उसकी जो समाज में स्टेटस है, जो समाज में उसका महत्व होता है, वह बढ़ जाता है। और अगर कुछ गलती किया तो सामाजिक महत्व घट भी जाता है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में सामाजिक संस्तरीकरण की व्यवस्था जरूर है। लेकिन पूरी दुनिया से अलग हट करके भारत में भी सामाजिक संस्तरीकरण की दो व्यवस्थाएं विकसित हुई। एक व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था थी जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यह मूल में, अपने ओरिजिन में, यह सामाजिक संस्तरीकरण की व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह ऊंच नीच की व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो गई। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जो जाति व्यवस्था कहलाई, यह प्रारंभ से ही किसी विशेष जाति से जुड़े होने के कारण जन्म के आधार पर निर्धारित पद सोपान की ऐसी व्यवस्था जो अपने सामाजिक संबंधों और खान पान के निर्धारण को बाध्य करती थी, यह व्यवस्था भारत में विकसित हुई। यह चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप की ही व्यवस्था थी, इसीलिए भारत में जितने भी धर्म आए उन सभी धर्मों में जाति व्यवस्था देखने को मिली। जैसे भारत में हिंदुइज्म में 3000 से अधिक जातियां हैं। इस्लाम में बात करें तो इस्लाम में भी अभी हाल का एक रिसर्च है कि इस्लाम में 94 से अधिक जातियां हैं। क्रिश्चियनिटी में भी जातियां रहीं, सिखिज्म में भी जातियां रहीं। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषता थी, इसका धर्म से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जाति व्यवस्था पूरी दुनिया में पद सोपान की व्यवस्था से एक अलग व्यवस्था थी। पूरी दुनिया में पद सोपान की व्यवस्था कर्म आधारित होती थी, जबकि भारत में जाति व्यवस्था जन्म आधारित पद सोपान की व्यवस्था बनी। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं, यह तो हमने जान लिया कि इसका अर्थ क्या है। तो यह पद सोपान की व्यवस्था है जो सामाजिक संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के संदर्भ में पहली बार एंशिएंट इंडियन स्रोतों में जाति व्यवस्था की चर्चा नहीं मिलती है। जातियां थी, व्यवस्थाएं भी थी, लेकिन जाति शब्द की चर्चा, हमें जाति व्यवस्था शब्द की चर्चा पुर्तगालियों के आगमन के साथ मिलती है। जैसे जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने भारत में सामाजिक संस्तरीकरण की यह व्यवस्था देखी, ऊंच नीच की व्यवस्था देखी, तो उनके यहां एक शब्द होता था इसके लिए, कास्टस। तो वो कास्टस शब्द भारत में भी उन्होंने यूज करना शुरू किया और वही कास्टस शब्द धीरे धीरे बाद में जाति शब्द में कन्वर्ट हो गया, अपभ्रंश हो गया। ठीक है, वैसे एंशिएंट टाइम में जब मेगास्थनीज भारत आया था तो उसने भारत के संदर्भ में अपनी एक किताब लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, उसने किताब लिखी थी इंडिका। तो उस इंडिका में उसने भारत के समाज को 7 जातियों में विभाजित करके बताया था कि भारत के समाज में 7 जातियां हैं, जिसमें कि कुछ व्यावसायिक जातियां थी, जैसे अहिर जाति की उसने चर्चा किया है, रथकार जाति की चर्चा करी है उसने। ठीक है, तो भारत के समाज को 7 जातियों में विभाजित समाज बताया था। हालांकि यह अधिकांश विद्वानों ने इस जाति विभाजन को खारिज कर दिया था, लेकिन 7 जातियों में उसने बताया। तो इससे यह पता चल गया कि वर्ण व्यवस्था से अलग हट करके भी भारत में सामाजिक पद सोपान की कोई और व्यवस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी पाली ग्रंथों से मिलती है। जैसे बौद्ध साहित्य जो होते थे, उन बौद्ध साहित्यों में, विशेष करके अंगुत्तर निकाय में पहली बार
एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों के समूह की जानकारी मिलती है। और इस तरीके से पहला व्यावसायिक उत्पत्ति का विचार सामने आया। ठीक है, कि जो जाति प्रथा है इसकी उत्पत्ति मुख्यतः संभवतः व्यवसाय से जुड़ करके हुई होगी। पाली ग्रंथों में लोहार, सुनार, ऐसे जातियों की जो कि व्यवसाय करते थे, इनकी चर्चा मिलती है। तो हम सभी अभी जानते हैं कि उसी काल में श्रेणी व्यवस्था डेवलप हुई थी, गिल्ड सिस्टम डेवलप हुआ था। गिल्ड सिस्टम क्या है हम लोग आगे डिस्कस भी कर लेंगे कभी, एक अलग टॉपिक बना करके। लेकिन यह एक बात सिंपल शब्दों में कि व्यवसाय, एक समान व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह जो होता था वह गिल्ड सिस्टम कहलाता था, श्रेणी व्यवस्था कहलाती थी। इसमें कोई वर्ण आधारित भेदभाव नहीं था, किसी भी वर्ण का व्यक्ति किसी भी गिल्ड का सदस्य बन सकता था। विशेष करके उसके पास एकमात्र योग्यता का होना कंपलसरी था कि वह उस गिल्ड में जो भी जिस कार्य को करने वाली वह संस्था है, जिस व्यापार को करती है, उस व्यापार में अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो आप उस गिल्ड के सदस्य बन सकते हैं। तो इसमें कोई वर्ण संबंधी भेद नहीं था कि किसी वर्ण का लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मिलकर के एक गिल्ड बना सकते थे। और साथ ही उस दौर तक आते थे, मतलब 6th सेंचुरी BC तक वर्णोत्तर विवाह भी लगातार होते थे। वर्णोत्तर विवाह पर कोई प्रतिबंध होता नहीं था। तो जब वर्णोत्तर विवाह पर प्रतिबंध नहीं था तो एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों ने आपस में अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए आपस में ही विवाह और खान पान संबंध शुरू कर दिया। तो इस तरीके से गिल्डों के माध्यम से पहली बार जातियों की उत्पत्ति होती है और यह व्यावसायिक जातियां बनी। ठीक है, जो एक प्रकार के व्यवसाय या एक प्रकार के किसी उद्योग में लगे पड़े थे। तो इस तरीके से व्यावसायिक उत्पत्ति की जानकारी हमें सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों में, जो कि लोहार, सुनार और अनेक प्रकार के व्यवसाय करने वाली जातियों की जानकारी मिलती है। दूसरा इसकी उत्पत्ति का आधार है अनुलोम प्रतिलोम विवाह। अनुलोम प्रतिलोम जब विवाह हो रहा था तो इससे भी बड़े स्तर पर, अनुलोम प्रतिलोम विवाह से बड़े स्तर पर समाज में कुछ ऐसे वर्ग आ गए जिन्हें हम पंचम वर्ण या वर्ण संकर कहा गया। वर्ण संकर का मतलब जो सामान्य जो वर्ण व्यवस्था है उसमें उससे अलग हट करके जो वर्ग है उसे पंचम वर्ग या वर्ण संकर कहा गया। तो इस तरीके से अनुलोम प्रतिलोम विवाह जब होते गए तो उससे जो संतान उत्पत्ति होने लगी उसको भी अब उसका कोई सोशल स्टेटस तो होना चाहिए। जैसे सिंपल शब्द में यहां समझिए, एक ब्राह्मण पिता है, ठीक है, और उसका ब्राह्मण व्यक्ति है, उसका विवाह एक क्षत्रिय से होता है, ठीक है, और उसका एक दूसरा ब्राह्मण है जिसका विवाह वैश्य से होता है, और एक तीसरा ब्राह्मण है जिसका विवाह शूद्र लड़की से होता है। तो अब ब्राह्मण क्षत्रिय संबंध से जो संतान पैदा हुई उसने कहा कि देखिए भाई, ब्राह्मण वैश्य वालों से मैं ऊपर हूं, और वैश्य, ब्राह्मण और वैश्य के बीच जो संबंध था, और ब्राह्मण शूद्र वाले से वैश्य वाले ने कहा कि नहीं, मैं इससे ऊपर हूं। तो ये तीनों ब्राह्मण ही हुए क्योंकि पिता ब्राह्मण था, लेकिन चूंकि माता का वर्ण अलग था तो इन लोगों ने आपस में भी पद सोपान निर्धारित कर लिया कि मैं ब्राह्मण विवाह से उत्पन्न हुआ हूं तो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय संबंध से उत्पन्न हुआ हूं तो मैं वैश्य और शूद्र से बेहतर हूं। तो इस तरीके से अलग प्रकार के आपस में पद सोपान बन गए और यही पद सोपान धीरे धीरे जाति बनती चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से अनुलोम प्रतिलोम विवाह से भी जातियों की उत्पत्ति हुई। तीसरा जो उत्पत्ति का आधार है वह है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक का मतलब क्या है कि शासक वर्ग की अपनी विशेष आवश्यकता थी, तो शासक वर्ग ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप लोगों को काम सौंप दिया कि तुम बही खाता का काम देखना, तुम हमारे यहाँ रोज फूल की खेती करते हो तो फूल लेकर के आना, तुम इस काम में एक्सपर्ट हो, हमारे यहाँ लोहा का काम देखना, तुम हमारे यहाँ हथियार बनाने का काम देखना, तुम घुड़सवारी का काम देखना। तो इस तरीके से शासक वर्ग की आवश्यकता से भी अनेक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग, जातियां उनकी वर्ण अलग थे लेकिन व्यवसाय अलग अलग करते थे, तो उनका भी अपना एक व्यवसाय बन गया। तो इस तरीके से राजनीतिक कारक से भी जातियों की उत्पत्ति हुई। अगला कारक है विदेशी हमला। विदेशी हमला से भाई जातियां कैसे पैदा हो गई? तो जब विदेशी हमला हुआ तो यहां के विद्वानों के सामने चुनौती हो गई कि हम तो 4 वर्ण ही बनाए हुए हैं, ठीक है, और 4 वर्ण से अलग हटकर के ये जो विदेशी हमला कर रहे हैं और ये भारत में ही बस गए हैं, और यह क्या है? विजेता है, ये पराजित नहीं है। पराजित होते तो हम इनको अलग कर देते, लेकिन ये तो विजेता है, और विजेता है तो भाई इनको अपनी संस्कृति में शामिल करना पड़ेगा। तो विजेताओं को संस्कृति में शामिल करने के लिए अब उन्हें क्या किया गया कि भाई जीत करके आए हैं तो क्षत्रिय है हम लोग, क्योंकि लड़ना किसका काम है? क्षत्रिय का, तो हम लड़ करके आए हुए तो क्षत्रिय है।
तो जब वो लड़ करके आए थे तो अपने आप को क्षत्रिय वर्ण में शामिल करने के दबाव बनाने लगे। लेकिन जो यहाँ के परंपरागत क्षत्रिय थे वो कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम यहाँ के हम वंशानुगत क्षत्रिय हैं और ये तो सिर्फ अभी अभी आए हैं और इनको क्षत्रिय बना दीजिएगा। तो क्या किया जाए, तो चलो भाई वर्ण तो क्षत्रिय बना दो, लेकिन इनकी जाति अलग घोषित कर दो और इनका कद थोड़ा जो यहाँ के परंपरागत वाले वर्ण के क्षत्रिय हैं उनसे थोड़ा नीचे कर दो। तो इस तरीके से विदेशी हमला से भी नवीन प्रकार की जातियां बनने लगी। ठीक है, फिर उस तरीके से इसी से जुड़ करके एक और सिद्धांत विकसित हुआ, रक्त संबंधी शुद्धता। ठीक है, रक्त संबंधी शुद्धता। अब क्या था कि विदेशी जब हमला हुआ तो यहां के लोगों ने कहना शुरू किया कि देखिए हमारा जो वैवाहिक संबंध उनके साथ होने लगेगा तो हमारे संस्कार खराब हो जाएंगे, हमारी संतान खराब पैदा होगी, तो हम अपने संतान की या अपने परिवार के अपने वंश की रक्त की शुद्धता कैसे फिक्स करेंगे, तो चलो अपना जाति बना दो, हम लोग अलग जाति के रहेंगे, उन विदेशियों से हमारी जाति अलग रहेगी। तो इस तरीके से हमारा जो रक्त है, हमारा जो खून है वह प्योर रहेगा। तो ये रक्त संबंधी शुद्धता के माध्यम से भी जातियों की उत्पत्ति हुई। तो इतने तरह की जातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत हमें एंशिएंट इंडिया में दिखते हैं। अब कोई एक कारक जाति व्यवस्था के उत्पन्न के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये सभी कारक अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार के जातियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार थे। चलिए, तो उत्पत्ति हम देख ली। अब देखते हैं कि जाति व्यवस्था की विशेषता क्या थी। ठीक है, विशेषताएं, जाति व्यवस्था की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है जाति व्यवस्था की, कि इसकी सदस्यता कैसे होती है, जन्म से निर्धारण। जाति व्यवस्था का निर्धारण आपके जन्म से होता है। ठीक है, दूसरा व्यवसाय एवं वैवाहिक संबंध भी, वैवाहिक संबंध संबंधी बाध्यता। मतलब अगर आप किसी एक जाति से हैं, आपको भारत में जितनी जातियां हैं सभी जातियों का आपको कोई ना कोई व्यवसाय जरूर मिल जाएगा, वो किसी न किसी व्यवसाय से अपने आप को जरूर जोड़ करके देखेंगी। ठीक है, और साथ ही वैवाहिक संबंध भी जाति के अंदर ही होता है। ठीक है, तो दूसरा कारण ये रहा। तीसरा विशेषता इसकी क्या है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बाद भी, आर्थिक परिवर्तन से भी जाति में परिवर्तन संभव नहीं, जाति में परिवर्तन संभव नहीं। आप चाहे अपना सामाजिक स्तर कितना भी बढ़ा लीजिए, चाहे आप मुकेश अंबानी हो जाइए, देश भर में आप से सभी लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट दें, फिर भी आपकी जाति नहीं बदलने वाली है। ठीक है, अगला क्या है, पद सोपान आधारित व्यवस्था। हर जाति अपने से नीचे वाली कोई ना कोई जाति जरूर ढूंढ लेगी। ठीक है, कि यह जाति मेरे से नीचे है, यह मेरे से ऊपर है। ठीक है, अगला क्या है, खान पान में प्रतिबंध। खान पान में प्रतिबंध का मतलब है भारत में जो भोजन होता है वह 3 प्रकार का होता है। उसे आप पक्का भोजन, कच्चा भोजन और फलाहार भोजन कहा जाता है। 3 प्रकार का भोजन होता है। पक्का भोजन का मतलब होता है कि जिसको कि कड़ाही में तल करके बनाया जाता है उसे पक्का भोजन कहते हैं, जिसमें कि पूड़ी और ऐसे जो बनते हैं जो कि कड़ाही में तल के बनते हैं उन्हें पक्का भोजन कहा जाता है। कच्चा भोजन का मतलब होता है कि जिसमें गीला तत्व होता है, जिसमें जैसे चावल अगर है, दाल है, रोटी है, तो इसे गीला तत्व, क्योंकि इसमें पानी को मिक्स करके और स्पेशली करके चावल इसको गीला ही बना देते, तो ये कच्चा भोजन होता है। तो खान पान संबंधी प्रतिबंध भी होता है। उसमें प्रतिबंध क्या है, खान पान प्रतिबंध है, पहला प्रतिबंध है कि उच्च वर्ण के लोग, उच्च जाति के लोग, उच्च जाति के लोग पक्का और फलाहार करने में कठोर प्रतिबंध नहीं, कठोर प्रतिबंध नहीं। मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय या वैश्य के यहां खाना खाने जाएगा
तो वह पूरी पकवान खा लेगा, लेकिन क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र के यहाँ का चावल बना हुआ नहीं खाएगा। फल अगर उनके यहाँ से मिलता है तो खा लेगा, लेकिन चावल नहीं खाएगा। तो इस तरीके से पक्का और फलाहार भोजन पर अधिक कठोर प्रतिबंध नहीं, जबकि कच्चे भोजन पर प्रतिबंध होता था। ठीक है। अपने से उच्च वर्ण खान पान में क्या था कि अपने से उच्च जाति, अपने से उच्च जाति के साथ खान पान प्रतिबंध नहीं। तो यह प्रतिबंध अपने से निम्न जाति पर ही होता था। तो इस तरीके से खान पान संबंधी प्रतिबंध भी जातीय व्यवस्था का एक मुख्य विशेषता है। अगली विशेषता है, छठी विशेषता है, ब्राह्मणों को अधिक विशेषाधिकार, ब्राह्मणों को अधिक विशेषाधिकार और शूद्रों पर अत्यधिक बाध्यताएं। ब्राह्मणों को बहुत अधिक छूट प्राप्त होती थी और शूद्र वर्ण या निम्न जाति के जो लोग होते थे उन पर अत्यधिक बाध्यताएं होती थी। और जाति व्यवस्था की विशेषता क्या है कि वैवाहिक नियमों के उल्लंघन पर जाति बहिष्करण, अब जाति से बाहर करने संबंधी भी प्रावधान होने लगा कि अगर आप एक जाति के हैं और दूसरी जाति से विवाह संबंध स्थापित करते हैं तो आपके जाति वाले आपका बहिष्कार कर देंगे, आपका बाइकआउट कर देंगे। तो ये सब कुछ व्यवस्थाएं थी। ठीक है, आप लोगों को बाकी चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये जाति व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं। अब आते हैं कि जाति व्यवस्था की आलोचना क्या है भाई। ठीक है, क्योंकि ये व्यवस्था विशेषता तो हमने देख ली, लेकिन ये विशेषता कुछ बहुत अच्छी लगी नहीं, तो इसकी आलोचना देखते हैं। और ये जो आलोचना है ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भारतीय समाज का जो जाति व्यवस्था का अध्ययन किया उसमें उन्होंने बताया, उनकी जो आलोचना थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, उनके आधार पर यह आलोचना आपके सामने मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहली आलोचना है कि यह क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, यह श्रम की गतिशीलता और उसकी कुशलता में बाधक, श्रम की गतिशीलता और कुशलता में बाधक। क्यों भाई? क्योंकि यह जन्म से श्रम का निर्धारित कर देती है कि आपको जन्म से ही यही काम करना है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष गुणों से उत्पन्न है तो फिर भी वह दूसरे कर्म को करने के लिए सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। हालांकि जाति व्यवस्था का अनुपालन, श्रम संबंधी अनुपालन सामान्यतः होता नहीं था, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था में श्रम संबंधी जो बाध्यता थी इसने बहुत सारे ऐसे योग्य लोगों को जो कि किसी और कार्य में विशेष हो सकते थे उनको आगे बढ़ने से रोका। ठीक है, अब इसमें क्या है कि श्रम संबंधी गतिशीलता और कुशलता का बाधक, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, हमारे यहां क्या है कि खान पान संबंधी बाध्यता है। खान पान संबंधी बाध्यता का मतलब है खान पान बाध्यता की, अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी हैं आप, सामान्यतः क्या है कि भारत में शाकाहार को प्रमोट किया गया है। जाति व्यवस्था में भी शाकाहारी अगर आप हैं तो शाकाहारी, तो आप में पौष्टिक तत्वों की कुछ कमी हो जाएगी। ठीक है, और पौष्टिक तत्वों की कमी होगी तो इससे भी आपकी चुनौतियां बढ़ेंगी। ठीक है, खान पान संबंधी बाध्यता, इससे पौष्टिक तत्वों की कमी, पौष्टिक तत्वों की कमी। दूसरा, वैवाहिक सीमाएं, वैवाहिक बाध्यता। तो वैवाहिक बाध्यता से क्या गतिशीलता प्रभावित होती है भाई कि अगर आप एक ही जाति में विवाह करते हैं तो आनुवांशिक विकास भी कमजोर होता है, आनुवांशिक विकास कमजोर। ठीक है, तो यह सीमा है कि एक ही जाति में बार बार विवाह संबंध होने के कारण उस जाति का आनुवांशिक विकास भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ठीक है, अगली इसकी सीमा की आलोचना क्या है? तो दूसरी आलोचना है इसकी
कि यह सामाजिक विखंडन को बढ़ावा देता है, सामाजिक विखंडन को बढ़ावा, अतः राष्ट्रवाद को कमजोर करता है। ठीक है। अब समाज जब जाति के आधार पर आपस में बढ़ रहा है तो वह क्या करेगा, वह राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तीसरा कारण, इसकी सीमा तीसरी है कि विदेशी हमला की सफलता। अब विदेशी हमला की सफलता कैसे, तो भाई विदेशी हमलावर हमला कर रहे हैं तो लड़ने वाला एक ही जाति का होगा। एंशिएंट टाइम में क्षत्रिय वर्ग लड़ता था, बाद में उसका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राजपूत वर्ग आ गया, तो सिर्फ राजपूत ही लड़ेंगे, बाकी लोग नहीं लड़ेंगे तो सैनिक कम हो गए, सैनिक कम हो गए तो फिर विदेशी हमला सफल हो गया। ठीक है। तो विदेशी हमला की सफलता का एक कारक मोहम्मद गजनवी की अगर भारत में विजय हो सकी, या फिर एंशिएंट इंडिया में भी बहुत सारे हमलावर आए और भारत में जीतने में सफल हुए, तो उसका एक कारक यह भी था। ठीक है। अगला कि सांस्कृतिक विकास में बाधक। कैसे भाई, कि भारत की संस्कृति को, अब जो समाज में वैसा वर्ग जो कि भारत की संस्कृति में अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहा है, वह अपने समाज में सांस्कृतिक तत्वों को प्रमोट करने के बारे में कहां से हिम्मत करेगा, है ना। तो चूंकि समाज एकजुट हो नहीं पाएगा, जाति आधार पर विभाजित रहेगा, तो संस्कृति के विकास के लिए समाज योगदान नहीं दे पाएगा। ठीक है। अगली सीमा क्या है इसकी, अगली सीमा है विशेषाधिकार। अब किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार है तो उसका फिर दुरुपयोग हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो अंततः यह क्या हुआ, सामाजिक समानता में बाधक, सामाजिक समानता में यह बाधक बनकर के आया, चुनौती बनकर के आया। ठीक है। तो जाति व्यवस्था में विशेषाधिकार, दुरुपयोग और अत्याचार की संकल्पना थी, जिसने कि अंततः क्या किया, भारत को सामाजिक रूप से एक होने से रोक दिया। भारत में धर्म परिवर्तन का भी एक कारक, अब जिस व्यक्ति को अपने धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था, उसने नए धर्म को स्वीकार करने में तीव्रता दिखाई। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अंततः सामाजिक एकता प्रभावित हुई, महिलाओं की दशा पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव। कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ा, कि चूंकि एक जाति में आपकी विवाहिक संबंध निर्धारित कर दिया गया कि आपका इसी जाति में विवाह होगा, तो इस जाति में और लड़कों की संख्या लड़कियों से सामान्य रूप से जो भी जातियां विकसित होती हैं, तो उस विकसित संकल्पना में लड़कों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है, लड़कियों की संख्या थोड़ी ज्यादा। तो लड़कों की संख्या कम तो डिमांड ज्यादा, तो दहेज प्रथा जैसी संकल्पना विकसित होने लगी। ठीक है। दहेज प्रथा जैसी संकल्पना विकसित हो गई तो भाई दहेज से बचने के लिए बाल विवाह आ गया। ठीक है। फिर विधवाओं की स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि विधवा विवाह एंशिएंट टाइम में तो होते थे, लेकिन पूर्व मध्यकाल तक आते आते विधवाओं की स्थिति में और खराबी आने लगी, और मध्यकाल में तो विधवाओं की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मध्यकाल में जब इस्लाम का हमला हुआ तो बड़े स्तर पर जो युवा थे वो युद्ध में मारे गए। तो अब युवा युद्ध में मारे गए तो विवाह करने के लिए सरप्लस अवेलेबिलिटी नहीं है, विवाह करने के लिए युवा है नहीं, तो विधवाओं के लिए अब कोई ऑप्शन है नहीं शादी के लिए, तो अब उनके लिए जीवन बड़ा कठिन हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा इस जाति व्यवस्था के कारण। ठीक है। साथ ही यह क्या है, यह प्रगति विरोधी भी है, क्योंकि यह रूढ़िवादिता को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था की इतनी सारी सीमाएं रही। अब आते हैं कि क्या जाति व्यवस्था हमेशा से जन्म आधारित रही, किसमें कभी परिवर्तन संभव नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं है, जाति व्यवस्था में कुछ परिवर्तन भी संभव हुआ। जब एम एन श्रीनिवास भारतीय जातियों के बारे में अपना रिसर्च दे रहे थे, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, संस्कृताइजेशन। ठीक है।
एम एन श्रीनिवास। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत में जाति व्यवस्था हमेशा से एकदम से कठोर ही थी, इसमें परिवर्तन ही नहीं होता था, परिवर्तन भी हुए हैं। जैसे यादवों की एक जाति थी, यादव एक क्षत्रिय जाति थी। बाद में ग्वाले और अहिर, ये अलग अलग जातियां थी, 3 अलग अलग जातियां थी, लेकिन ग्वाले और अहिर ने यादवों के जीवन शैली को अपना लिया। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो यदुवंशी क्षत्रिय थे। तो लेकिन अहिर और ग्वाले, इन दोनों ने, ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां थी, जो कि जिन्होंने यादव जातियों के जीवन शैली को अपना लिया और धीरे धीरे वो क्या बन गए, यादव बन गए। ठीक है, तो ऐसी संकल्पना हमें देखने को मिलती है कि जातियां समय के साथ अपने आप को परिवर्तित भी करती थी, लेकिन यह एका दुका उदाहरण ही ऐसे देखने को मिलते हैं, बड़े स्तर पर ऐसा उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। अब इसको लेकर के एक विद्वान है डॉक्टर धुर्ये। डॉक्टर धुर्ये ने कहा है, डॉक्टर धुर्ये लिखते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था के विकास के 6 चरण थे। जाति व्यवस्था के विकास के 6 चरण। पहला चरण वो कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल का चरण है, जिसमें जाति संबंधी कोई बाध्यता नहीं होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के आपके विवाह और आपके पेशा व्यवसाय, इसकी बाध्यता शुरू हो गई। हालांकि यह बाध्यता अभी भी पूर्ण नहीं हुई थी, लेकिन जब हम धर्मशास्त्रों के युग में आते हैं, वो कहते हैं कि जब हम गुप्त काल तक आते हैं, तो गुप्त काल तक आते आते वहां पर कुछ स्मृतियां आती, जिसमें कि याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, और इन स्मृतियों ने क्या करना शुरू किया कि सामाजिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए। ठीक है, तो इस तरीके से पुनर्जन्म और कर्मकांड की संकल्पना इस काल में आते आते, गुप्त काल तक आते आते मजबूत हो गई। तो पुनर्जन्म की संकल्पना का मतलब है कि आपका अगर किसी जाति में जन्म हुआ है, शूद्र में जन्म हुआ है, तो पिछले जन्म में आपने कोई अच्छा कार्य किया था, इसलिए आपका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ है, बुरा कर्म किया था इसलिए शूद्र वर्ण में जन्म हुआ है, तो आप बाध्य हैं इस जीवन में उस पिछले जन्म के कर्म को भोगने के लिए। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं आ गई, तो जाति व्यवस्था क्या हो गई, कठोर होने लगी। फिर उसके बाद मध्यकाल का दौर आता है। मध्यकाल के दौर में इस्लाम का हमला होता है, और इस्लाम के हमला से अपने समाज संस्कृति को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए समाज में और ज्यादा रूढ़िवादिता बढ़ती चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से जाति व्यवस्था और बढ़ने लगी। बाद में ब्रिटिश काल आता है भारत में। ब्रिटिश काल के प्रारंभिक दौर में जाति व्यवस्था अपने चरम पर पहुंच गई। जितना कठोर हो सकती थी उतने कठोरता के साथ ब्रिटिश काल के प्रारंभिक दौर में आ गई। लेकिन उसी दौर में सामाजिक और जाति संबंधी जाति संबंधी सुधार भी प्रारंभ हो गए, जिसमें कि हम सभी जानते हैं कि जाति निर्योग्यता अधिनियम जो वारेन हेस्टिंग लेकर के आए थे, वारेन हेस्टिंग कह रहा हूं, 1850 में आया था। जाति निर्योग्यता अधिनियम के जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्योग्य नहीं घोषित किया जा सकता है। ठीक है, या फिर 1872 का विशेष विवाह अधिनियम आया। तो इन अधिनियमों ने भी जाति संबंधी सुधार करने शुरू किए। इसके बाद डॉक्टर धुर्ये कहते हैं कि उसके बाद आजादी के बाद का दौर आता है। आजादी के बाद में, जिसमें कि हम लोग हिंदू विवाह अधिनियम और अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, इसके माध्यम से अस्पृश्यता, छुआछूत और जाति संबंधी बाध्यताएं समाप्त कर दी गई वैधानिक रूप से। हालांकि समाज में अभी भी जाति एक बहुत बड़ा सामाजिक संबंधों के निर्धारण का फैक्टर बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर धुर्ये कहते हैं कि आजादी के बाद जैसे जैसे भारतीयों की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, वैसे वैसे उन उत्तम आर्थिक स्थिति होने के बाद जाति संबंधी बाध्यताएं अपने आप घटती चली जा रही हैं। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था की रूढ़िवादिता में धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन यह अभी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज भारत में जाति व्यवस्था के संदर्भ में जो उसके विकास का कालक्रम देखा था, उसकी विशेषताएं देखी, और जो भी उससे क्वेश्चन बन सकते थे उसके सारे डायमेंशंस लगभग हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब जाति और वर्ण की तुलना है, जो कि हम लोग कभी जरूर डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इस सेशन को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।